हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कोलाइडी कणों के स्कंदन से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है हर्डी-सुल्जे नियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अपन ने लास्ट में देखा था कि कोलाइडी कणों का स्कंदन है वो वैद्युत अपघट्य का कोई न कोई आयन कर देता है। तो स्टूडेंट्स वैज्ञानिक हार्डी-सुल्जे ने कोलाइडी कणों का स्कंदन वैद्युत अपघट्य के द्वारा किस प्रकार होता है इसमें संबंध दर्शाने के लिए यह नियम दिया था। इस नियम के बारे में हम एक एक लाइन पढ़ते हैं। किसी कोलॉइड की निश्चित मात्रा को, स्टूडेंट्स हमारे पास कोलॉइड की निश्चित मात्रा है, माना कि ये बिलियन है, इस बिलियन में ये कोलॉइड है, इसकी एक निश्चित मात्रा है, सपोज करें 5 ग्राम मान लो। तो किसी कोलॉइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले वैद्युत अपघट्य की मात्रा को कोलॉइडी कण से, अब बच्चों ये कोलॉइडी सोल था, इसकी निश्चित मात्रा है, इसको स्कंदित करने वाले वैद्युत अपघट्य की मात्रा, सपोज करें वैद्युत अपघट्य इतना लिया की मात्रा कोलॉइडी कण से विपरीत आवेश युक्त। अब सपोज करें आपका कोलॉइडी सोल है, ऋणावेशित है, तो इसका स्कंदन किससे होगा? इससे विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता से होगा, यानी कि ऋणावेश से होगा। तो कोलॉइडी कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है कि उस कोलॉइड का कितनी तेजी से विद्युत अपघट्य की मात्रा द्वारा स्कंदन होगा। तो ऋणावेशित कोलॉइडी सोल है तो आपके पास स्कंदित करने वाला विद्युत अपघट्य धनावेशित होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तब और अच्छा समझ में आएगा। धनावेशित कोलॉइडी कण के, मेरे पास धनावेशित कोलॉइडी कण है, जैसे FeOH का होल थ्राइस Fe3+, ये कोई कोलॉइडी कण है, यानी कि ये धनावेशित कोलॉइडी कण है, FeOH का होल थ्राइस Fe3+। ये क्या है बच्चों? धनावेशित कोलॉइडी सोल है। अब इस धनावेशित कोलॉइडी कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम। अब ऋणायनों की स्कंदन शक्ति इनकी संयोजकता पर निर्भर करेगी। जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उस कोलॉइडी कण का स्कंदन उतनी ही तेजी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस धनावेशित कोलॉइडी कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का जो ऑर्डर आएगा वो इस क्रम में मिलेगा बच्चों। ये ऑर्डर होगा इसका FeCN का होल 6 4-। स्टूडेंट्स इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा कोलॉइडी कण का, धनावेशित कोलॉइडी कण का स्कंदन करेगा। इससे कम स्कंदन होगा PO4 3- के द्वारा, फॉस्फेट 3- के द्वारा। इसके बाद में इससे कम स्कंदन होगा SO4 2- के द्वारा, और सबसे कम स्कंदन होगा बच्चों Cl- के द्वारा। स्टूडेंट्स यदि कोलॉइडी कण धनावेशित होता है तो विद्युत अपघट्य का आयन अपन को ऋणावेशित लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, ऋणावेशित कोलॉइडी कण के प्रति धनायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम। अब हमारे पास कोलॉइडी कण कैसा ले लिया हमने? ऋणावेशित ले लिया। तो ऋणावेशित कोलॉइडी कण के लिए धनायनों की स्कंदन शक्ति का जो घटता हुआ क्रम है वो इस प्रकार से आएगा। सबसे ज्यादा जो होगा धनायन वो होगा Sn+4, इसके बाद में एल्यूमिनियम +3, इसके बाद में बेरियम +2, इसके बाद में Na+, यानी कि सबसे ज्यादा स्कंदन
जो ऋणावेशित कोलाइडी कण का होगा वो Sn+4 के द्वारा होगा। तो ये स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम है धनायनों के कोलाइडी कण का। ठीक है बच्चों, तो धनायनों के कोलाइडी कण का इस जो धनायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम है, तो ये ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का बच्चों घटता हुआ क्रम है। आप इस नियम को ये समझिए कि आपके पास कोलाइडी कण है और विद्युत अपघट्य का एक आयन इसका स्कंदन करना चाहता है, लेकिन इसका स्कंदन जो विद्युत अपघट्य का हम आयन ले रहे हैं उसकी संयोजकता पर निर्भर करेगा। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी इस कोलाइडी कण का स्कंदन उतना ही तेजी से होगा। यदि आप कोलाइडी कण धनावेशित ले रहे हैं तो विद्युत अपघट्य का आयन ऋणावेशित होना चाहिए, और कोलाइडी कण ऋणावेशित ले रहे हैं तो विद्युत अपघट्य का आयन धनायन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक दूसरे के विपरीत आयन की संयोजकताओं पर ये निर्भर करते हैं। यही होता है बच्चों हार्डी-सुलज़े नियम। स्टूडेंट्स, विद्युत अपघट्य की न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडी कण का स्कंदन कर देती है उसे हम स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता कहते हैं। बच्चों, विद्युत अपघट्य की जो न्यूनतम मात्रा होती है उसको हम स्कंदन मान कहते हैं। स्टूडेंट, ये स्कंदन मान मिली मोल प्रति लीटर में ज्ञात किया जाता है। मिली मोल प्रति लीटर में ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस स्कंदन मान का मान जितना कम होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब विद्युत अपघट्य की बिल्कुल न्यूनतम मात्रा, मतलब स्कंदन मान बहुत कम और कोलाइडी कण का स्कंदन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों, कुछ यौगिक रहेंगे उनका स्कंदन मान इस प्रकार से रहता है। लिथियम क्लोराइड का स्कंदन मान सबसे ज़्यादा 52.8 होता है, लेकिन सबसे कम स्कंदन मान एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है, बहुत कम 0.085 मिलीमोल प्रति लीटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी बात मैंने बोली है इनमें एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसकी एक एक लाइन आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम टॉपिक डालते हैं बच्चों, हार्डी-सुलज़े नियम। लिखिए बच्चों, इस नियम में यह नियम कोलाइडी कण का विद्युत अपघट्य के द्वारा स्कंदन होने के संबंध को दर्शाता है। कोलाइडी कण का स्कंदन विद्युत अपघट्य के द्वारा होने वाले संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, हार्डी-सुलज़े के नियमानुसार, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, किसी कोलॉइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलॉइड कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करते हैं।
विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यही हार्डी-सुलजे नियम है। लिखिए उदाहरण, धनावेशित कोलाइडी कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम निम्न है। बच्चों ये लिखे Fe का होल 6 4 माइनस ग्रेटर देन PO4 3 माइनस ग्रेटर देन SO4 2 माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस, और इसके नीचे लिख ले ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम। ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट एरो में लिखिए बच्चों, ऋणावेशित कोलाइडी कण के प्रति धनायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम निम्न है। घटता हुआ क्रम निम्न है। स्टूडेंट्स ये ऑर्डर लिखे, Sn4 प्लस ग्रेटर देन एल्यूमिनियम 3 प्लस ग्रेटर देन बेरियम 2 प्लस ग्रेटर देन Na प्लस, और इसके नीचे लिखे बच्चों धनायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम। ओके स्टूडेंट्स, अब टॉपिक डाले एक छोटा सा जो इसी से जुड़ा हुआ है हार्डी-सुलजे नियम से, स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता। स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता। ऊर्णन क्षमता, स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता। इसमें आप लिखिए किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडी कण का स्कंदन करती है, जो कोलाइडी कण का स्कंदन करती है, स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता कहलाती है। तथा वैद्युत अपघट्य की न्यूनतम मात्रा के मान को स्कंदन मान कहते हैं। यह मान जितना कम होगा कोलाइडी कण का स्कंदन अर्थात स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अतः स्कंदन क्षमता स्कंदन मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। इस देखिए आपके पास ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड सोल है। ऋणावेशित
आर्सेनिक सल्फाइड सोल। अब आप इसका स्कंदन करना चाहते हैं विद्युत अपघट्य द्वारा। अब आपके पास विद्युत अपघट्य के रूप में LiCl है, NaCl है, KCl है, PbCl2 है, MgCl2 है, CaCl2 है और आपके पास AlCl3 है। ओके बच्चों, ये सब क्या है? इस ऋणावेशित कोलोइडी सोल को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघट्य। ये सब विद्युत अपघट्य। स्टूडेंट्स, इन विद्युत अपघट्य के जो स्कंदन मान होंगे उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि किस विद्युत अपघट्य की ऊर्णन क्षमता या स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। बच्चों, स्कंदन क्षमता मिली मोल प्रति लीटर में मापी जाएगी। ये जितने भी मान होंगे ये मिली मोल प्रति लीटर में मापे जाएंगे। मिली मोल प्रति लीटर में मापे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इनके मान देखना चाहते हैं तो लिथियम क्लोराइड के लिए 57.9 होता है, इसके बाद में ये 52.9 होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये 98.6 होता है, इसके बाद में ये 38.65 होगा, ये 0.90 होगा, ये 0.83 होगा स्टूडेंट्स, और ये इसमें एक बच गया बच्चों, BaCl2 का मान होगा 0.77 और लास्ट में लेंगे बच्चों AlCl3 0.085। स्टूडेंट्स, ये सभी जो मान है मिली मोल प्रति लीटर में है। लास्ट वाला AlCl3 है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है AlCl3 लास्ट में, जिसके लिए सबसे न्यूनतम मान होता है 0.085। ओके स्टूडेंट्स, ये सब मान आप याद रखें तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना है। स्कंदन मान अधिकतम विद्युत अपघट्य किसका है? यहाँ पर इस ऑर्डर में तो वैसे तो हमको KCl नज़र आ रहा है, जिसका जितना ज़्यादा मान होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम हो जाएगी। AlCl3 है, जिसके लिए स्कंदन मान सबसे कम है 0.085। तो स्टूडेंट्स, आपने स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता की परिभाषा लिखी। अब एग्जाम्पल लिखिए इसमें। ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड सोल के लिए विद्युत अपघट्यों के स्कंदन मान निम्न होते हैं। स्कंदन मान निम्न होते हैं। स्टूडेंट्स, इसको आप पहले लिख लो, ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड सोल, फिर लिखो विद्युत अपघट्य LiCl, NaCl, KCl, PbCl2, MgCl2, CaCl2, BaCl2 एंड AlCl3। ये विद्युत अपघट्य लिख लिए। इसके बाद में विद्युत अपघट्य के नीचे लिखना स्कंदन मान मिली मोल प्रति लीटर में। तो लिथियम क्लोराइड का लिखो 57.9, NaCl का लिखो 52.9, KCl का लिखो 98.6, PbCl2 का लिखो 38.5, MgCl2 का लिखो 0.90, CaCl2 का लिखो 0.83, BaCl2 का लिखो 0.77 और LCl3 का लिखो 0.085। स्टूडेंट्स, ये 98.6 नहीं होगा, ये 38.6 है। कितना है बच्चों? 38.6 है। तो सबसे ज़्यादा अब इस ऑर्डर में किसका बन जाएगा? लिथियम क्लोराइड का। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से आप इसका ध्यान रखेंगे। 38.6 के समथिंग होता है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम क्लोराइड का स्कंदन मान है, तो ऊर्णन क्षमता सबसे कम इसकी है, और LCl3 का सबसे कम स्कंदन मान होता है 0.085।
0.85, तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये नोट करने के बाद में स्कंदन क्षमता को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। नोट करके लिखिए, स्कंदन क्षमता को ज्ञात करने का सूत्र। स्कंदन क्षमता को ज्ञात करने का सूत्र, तो वो सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। तो स्कंदन क्षमता बराबर वैद्युत अपघट्य की मात्रा, वैद्युत अपघट्य की मात्रा इंटू मोलरता, मोलरता बटा कुल आयतन, कुल आयतन इंटू 100, इंटू 100। तो बच्चों, ये सूत्र होता है स्कंदन क्षमता या उन्नयन क्षमता को ज्ञात करने का। तो स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, हार्डी-सुलज़े नियम, स्कंदन क्षमता, स्कंदन मान, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। बच्चों, अब हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, कोलोइडों का रक्षण। कोलोइडों का रक्षण। स्टूडेंट्स, कोलोइडों का रक्षण का मीन्स ये होता है, आप सभी जानते हैं दो तरह के कोलोइड थे, एक द्रव स्नेही कोलोइड है और एक द्रव विरोधी कोलोइड है। लेकिन जो द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं वो स्थायी होते हैं और जो द्रव विरोधी कोलोइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो द्रव विरोधी कोलोइड अस्थायी होने के कारण उनका स्कंदन किसी भी विद्युत अपघट्य से आसानी से हो सकता है। तो इसकी रक्षा कैसी की जाए? तो आप कुछ नहीं करें, इस द्रव स्नेही कोलोइड को द्रव विरोधी कोलोइड में मिला दें। ये द्रव विरोधी कोलोइड अस्थायी कोलोइड है और ये द्रव स्नेही कोलोइड है। द्रव विरोधी कोलोइड क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और द्रव स्नेही कोलोइड क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इनका स्कंदन द्रव स्नेही कोलोइड का आसानी से नहीं होता, द्रव विरोधी कोलोइड का स्कंदन आसानी से हो जाता है। मैंने बताया था आपको डिफरेंस में। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम द्रव स्नेही कोलोइड को द्रव विरोधी कोलोइड में मिलाएंगे तो ये द्रव विरोधी कोलोइड के जो कण होंगे उनके चारों तरफ एक रक्षात्मक परत बना लेंगे। स्टूडेंट, ऐसे परत बना लेंगे और ये किससे रक्षा कर देंगे? विद्युत अपघट्य के आयनों से, यानी कि इनको स्कंदित होने से ये बचा लेंगे। तो एक तरीके से द्रव स्नेही कोलोइड किसकी भांति काम कर रहा है? रक्षात्मक कोलोइड या रक्षी कोलोइड की भांति व्यवहार कर रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि द्रव स्नेही कोलोइड रक्षी कोलोइड की भांति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, या हम द्रव स्नेही कोलोइड को रक्षी कोलोइड क्यों कहते हैं। क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, कोलोइडों का रक्षण किस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रव स्नेही कोलोइड द्रव विरोधी कोलोइडों का रक्षण किस प्रकार से करते हैं। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही होता है कि द्रव स्नेही कोलोइड द्रव विरोधी कोलोइड के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना लेते हैं, जिससे विद्युत अपघट्य के आयन इसको स्कंदित नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। चलिए, तो आप इसके बारे में लिखेंगे।
द्रव विरोधी कोलोइड अस्थायी कोलोइड होते हैं, अतः विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा ही इनका स्कंदन आसानी से कर देती है, जबकि द्रव स्नेही कोलोइड स्थायी कोलोइड होते हैं, अतः विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा इनका स्कंदन सरलता से नहीं होता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलोइड को द्रव विरोधी कोलोइड के साथ मिला देते हैं, जिससे द्रव स्नेही कोलोइड द्रव विरोधी कोलोइड के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाकर इसे विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित होने से रोक देते हैं। अर्थात यहां द्रव स्नेही एक रक्सी कोलोइड की तरह कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखाया, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही मैंने आपको इस पॉइंट को लिखा दिया। स्टूडेंट्स, इस रक्सी कोलोइड के बेस पर ही हम ये ज्ञात करेंगे कि ये जो रक्सी कोलोइड है इसकी कितनी मात्रा है हाइड्रोसोल को विद्युत अपघट्य से स्कंदित होने से रोकती है। तो इस पर्टिकुलर संख्या को हम गोल्डन नंबर या स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक इसी रक्सी कोलाइड के रूप में जुड़ा हुआ है और उसका नाम है स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक संख्या। इंग्लिश में बच्चों इसको गोल्डन नंबर कहते हैं। गोल्डन नंबर बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेरे लिए ये एमटीएस डेफिनेशन है, मुझे तुरंत समझो वाली डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। देखिए, आपको पता है आपके पास ये 10 ml गोल्ड का हाइड्रोसोल है। क्या बच्चों? 10 ml गोल्ड का हाइड्रोसोल है, जो NaCl 10% NaCl के 1 ml द्वारा स्कंदित होता है। मतलब ये बन गया विद्युत अपघट्य। ये तो बन गया बच्चों विद्युत अपघट्य। और ये जो गोल्ड है 10 ml, ये बन गया आपके पास कोलाइडीसोल। अब ये इसका क्या करेगा? स्कंदन करना चाहता है, लेकिन स्कंदन को रोकने वाला कौन होता है? द्रव स्नेही कोलोइड, जिसको मैंने कहा रक्सी कोलोइड। अब रक्सी कोलोइड जो होगा वो इसके स्कंदन को रोक दे, तो रक्सी कोलोइड की भी तो कुछ मात्रा चाहिए। तो रक्सी कोलोइड की हम मात्रा लेंगे बच्चों मिलीग्रामों में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना मैं कितनी सिंपल लैंग्वेज में इस डायग्राम के बेस पे डेफिनेशन बता रहा हूं। समझे ना बच्चों, बहुत अच्छी डेफिनेशन। रक्सी कोलोइडों की मिलीग्रामों में
वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml द्वारा स्कंदित होने से रोकती है। स्वर्णांक संख्या या स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्टूडेंट देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज है। रक्सी कोलोइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल को 10% NaCl के 1 ml द्वारा स्कंदित होने से रोकती है, स्वर्ण संख्या या गोल्डन नंबर कहलाती है। स्टूडेंट्स, जिलेटिन के लिए यह मात्रा सबसे कम होती है। जिलेटिन के लिए बच्चों, जिलेटिन के लिए यह मात्रा सबसे कम होती है, 0.05 मिलीग्राम से लेकर 0.31 मिलीग्राम तक चली जाती है। स्टूडेंट्स, सबसे कम और सबसे ज़्यादा दो मान याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा मान आलू का स्टार्च में होती है, उसकी 20 से 25 होती है, 20.0 मिलीग्राम से 25.0 मिलीग्राम तक होती है। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको आप अच्छी तरीके से याद करिए। जैसे मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया है, उस हिसाब से अगर आप दिमाग में सेट करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और यदि आपने डायग्राम को फोकस नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप गोल्डन नंबर या स्वर्णांक संख्या लिख लीजिए और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रक्सी कोलोइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के 10% NaCl के 1 ml द्वारा स्कंदित होने से रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण, जिलेटिन के लिए इसका मान न्यूनतम 0.005 से 0.31 मिलीग्राम होता है, जबकि आलू का स्टार्च के लिए इसका अधिकतम मान 20.0 से 25.0 तक होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दें। इस लेसन में अब हमारे पास 2 पार्ट बचे हुए हैं, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो पायस और एक है कोलोइड के अनुप्रयोग। यानी आगामी 3 वीडियो में हम इस लेसन की समाप्ति कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों।